लास्ट टाइम अपन ने हाँ। ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था, राइट? बोलो, कुछ पूछना है नहीं किसी को? कुछ। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स एक बार खुद से ट्राई आज कर। आपने कुछ नया पढ़ा है? नहीं नहीं, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, जस्ट स्टार्ट ही किया अभी। एक सेकेंड रुको, ग्रोथ ऑफ करंट कहाँ पे गया? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। ग्रोथ ऑफ करंट में अपन ने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया था, राइट? और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे दिखाई देगा अपन को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी आई इंटू आर, तो उसका ग्राफ भी सिमिलर शेप का होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर विल बी एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, तो उसका फंक्शन इस तरीके से आ रहा है और ग्राफ ये होगा। और एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर के लिए हाफ एल आई स्क्वायर अप्लाई कर दो, एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 to t, राइट? डीके ऑफ करंट में क्या होगा? यहाँ पे स्टेप वन देखो इसका। स्टेप वन में अपन ने स्विच S1 को क्लोज किया हुआ है, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो उस केस में स्टेडी स्टेट में यहाँ पे करंट E बाय आर फ्लो करना शुरू कर देगा। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ नॉन रेजिस्टेंस वायर, राइट? और उसके बाद अगर मैं सडनली स्विच S1 को ओपन कर दूं और S2 को क्लोज कर दूं, स्टेडी स्टेट में जो करंट इसमें से जा रहा है आई नॉट, जिसकी वैल्यू E बाय आर के इक्वल होगी, सडनली अभी अगर मैं स्विच S1 को ओपन कर दूं और S2 को क्लोज कर दूं, तो जो करंट आई नॉट इसमें से जा रहा था, इंडक्टर इस करंट को सडनली चेंज होने नहीं देगा। आई नॉट जो है वो इनिशियली आई नॉट रहेगा, बट अभी धीरे धीरे इसके अंदर करंट की वैल्यू कम होती जाएगी बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई। सर्किट में अभी बैटरी नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं डीके ऑफ करंट सर्किट। और यहाँ पे सर्किट में खाली इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर अपन लूप लॉ लगाएंगे तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर करंट जो है वो ये आ जाएगा, I equals to I naught e to the power minus t by tau. From the equation you can see that the current will decrease with time. Okay. कैपेसिटर्स में डिस्चार्ज सर्किट के लिए चार्ज की वैल्यू इसी के इक्वल आई थी। बस फर्क खाली इतना होगा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट L by R होता है और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट RC होता था कैपेसिटर्स में। ओके okay. ये इसका ग्राफ होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लियो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ये भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन निकाल सकते हैं। ओके okay. अपन ने इसके डेरिवेशन देखे थे क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर कैसे आया था? लास्ट टाइम पढ़ा था ये अपन ने। इसको तुम एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव कर सकते हो। अगर एल आर सर्किट में, सर इसका डेरिवेशन नहीं बताया था। अच्छा देख मैं बता देता हूँ अभी। एल आर सर्किट में अगर मैं लूप लॉ लगा दूं तो अपन को ये इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन में ई आई डी टी मतलब डी क्यू, और ई डी क्यू का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t will give us total work done by the battery on the LHS. I square R dt will be the heat lost in resistor. तो बचा हुआ जो टर्म होगा हाफ एल आई स्क्वायर, बैटरी जो भी वर्क कर रहा होगा उसका कुछ पार्ट रेजिस्टर में एज हीट लूज हो जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे अपन बोल सकते हैं इंडक्टर के अंदर का जो एनर्जी है वो हाफ एल आई स्क्वायर होगा। हाँ बोलो। तो ये LID है, समझ नहीं आया। अपन पूरे इक्वेशन को आई डी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन आया ना इधर लूप लॉ अप्लाई करके,
तो इसको अगर मैं आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एल आई डी आई का टर्म बच जाएगा। बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अपन आई डी टी से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उससे ये 3 टर्म्स आ रहे हैं ना, तो उसमें से इस टर्म को तो अपन पहचान पा रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि ये वाला टर्म वर्क डन बाय द बैटरी होगा, ये वाला टर्म हीट लॉस्ट इन द रेजिस्टर होगा। तो बचा हुआ टर्म क्या इंप्लाई करेगा, बैटरी ने जो भी वर्क किया होगा उसका कुछ पार्ट हीट में जाएगा और बाकी का पार्ट कहाँ जा सकता है, इंडक्टर के अंदर ही एनर्जी में जाएगा ना। तो ये वाला जो टर्म है इसको अपन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मान सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखो, किसी भी इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होगा अगर उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, सिमिलरली अपन मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने देखा था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इसको भी एक एग्जांपल से अपन डिराइव कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, और सोलेनॉइड में से अगर मैं करंट को आई मान लूं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, और एन को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल लिख सकते। इसका इंडक्टेंस अपन ने डिराइव किया था, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो इसका जो एनर्जी है उसको अपन हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते, ये तो अभी अपन ने डिराइव किया था। और ये एनर्जी को अगर मैं इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं पाई आर स्क्वायर एल, तो ये वाला टर्म आ रहा है, और इस वाले टर्म को रीअरेंज करके अपन बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के फॉर्म में लिख सकते। तो नेक्स्ट टाइम से ये रिजल्ट याद रखो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना आया था ये, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो एनर्जी क्या प्रोडक्ट दे सकती है बाद में? खाली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किसी भी फॉर्म और फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने देखा था ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या डाउट है तुम्हारा एग्जैक्टली पार्थ? एनर्जी स्टोर्ड है, उसका मतलब क्या, स्टोर कैसे हुई? मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो अपन बोलते थे ना एनर्जी स्टोर्ड है, सोलेनॉइड के अंदर होगा ना, सोलेनॉइड के अंदर, करेक्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स अ सोर्स ऑफ वो एनर्जी। भी डाउट ही है। देख, अगर कहीं पे फील्ड, अपन बोल सकते हैं बेसिकली फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, अपन ये ऐसे मान रहे, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इक्विवेलेंट ये एनर्जी होगा, दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि वो सिस्टम जो है, कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, बेसिकली वो फील्ड के पास इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, तो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे स्प्रिंग के अंदर भी तो अपन बोलते हैं ना, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और उसके एनर्जी को रिलीज करके अपन उतना ही एनर्जी टैप कर सकते किसी भी दूसरे फॉर्म में। हाँ, किसी स्प्रिंग को अगर मैंने कंप्रेस किया और उसे एक ब्लॉक अटैच कर दिया, मान ली मैंने स्प्रिंग को एक्स से कंप्रेस किया, तो उस स्प्रिंग के पास ब्लॉक को हाफ के एक्स स्क्वायर जितना काइनेटिक एनर्जी देने का कैपेसिटी होगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये एनर्जी स्टोर, और दिस fields will have a capacity to give this much amount of energy to any other system। ठीक है, इस पे एग्जांपल्स कैसे आते हैं वो, कैसे ट्रांसफर होती है एनर्जी? एक सिंपल एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी ना, पोटेंशियल एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला देखा था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो बेसिकली इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं अलग परसेप्शन से देखूं, वी कैन से दैट दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों अलग एनर्जीज नहीं है, अपन जो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर की बात कर रहे और जो अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे, बोथ आर सेम। जैसे एक स्पीयर का अपन ने सेल्फ एनर्जी डिराइव किया था,
स्फीयर पे अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेल्फ एनर्जी kq²/2r होता है। ये अपन ने बेसिक पोटेंशियल एनर्जी वाले मेथड से डिराइव किया था ना, वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को क्रिएट करने के लिए जो वर्क करना पड़ा होगा वो ये होगा, और वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। अभी इसी चीज को देखने का अलग हाँ परसेप्शन क्या होगा, वी कैन से दैट दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस में ये जो चार्जेस है जो स्फीयर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन चार्जेस का स्पेस में खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, यस और नो। तो हाँ अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो जो अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। और ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं, अगर मैं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर किसी भी आर डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड कितना होगा, ये अपन ने किया था ना प्रूफ, kq/r², ये फील्ड होगा हाफ एप्सिलॉन kq/r²। dr का शेल लेंगे ना। करेक्ट। फिर अपन ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो अगर मैं dr का शेल ले लूं तो उसका वॉल्यूम 4πr² dr होगा। दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट dr का शेल। हाँ और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं 0 से इन्फाइनाइट कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली ये टर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अपन को जो एनर्जी डेंसिटी मिल रहा है, बेसिकली अपन को जो सेल्फ एनर्जी मिल रहा है स्फीयर का, दैट सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ऐसा भी मान सकते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ठीक है। ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ सर, पर एक बात बता सकते हो डिराइव कैसे किया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर? ये भी अपन ने कैपेसिटर्स का एग्जांपल लिया था ना, और ये वाला एग्जांपल भी प्रूव कर रहा है कि बोथ आर सेम। और अपन ने कैपेसिटर्स के एग्जांपल से भी देखा था, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्या होता है, q²/2c। सर हाफ सीई स्क्वायर था ना, हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं। q²/2c या फिर हाफ cv², एक ही तो बात है। सीई, हाँ हाँ समझ एक गया ही सर। बात है ना दोनों। और इसके अंदर जो फील्ड होगा σ/ε होगा, फील्ड की जो वैल्यू है वो q/a होगी, राइट। और कैपेसिटेंस को अपन a/d लिख सकते, तो a/ε से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो फील्ड बन जाएगा। तो दिस इज हाफ इंटू ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू एडी। एडी को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, और वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है इवन इन कैपेसिटर्स। तो जैसे कैपेसिटर के अंदर अपन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर एनर्जी मान रहे, वैसे ही हाँ इंडक्टर सर। के अंदर अपन म्यू नॉट, सॉरी b²/2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी मान सकते बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर। समझ में आया अभी? हाँ हाँ। ये फॉर्मूला याद रखो। ये एग्जांपल्स में से कोई डिस्कस करना है अभी किसी को भी? अटेम्प्ट करना बाकी है तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। आगे का थियोरी पढ़े अभी, एक बार ट्राई करोगे हाँ खुद से सर। सॉल्व करने का? ओके चलो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ते, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें खाली इंडक्टर और कैपेसिटर अवेलेबल है। तो मान लो एक कैपेसिटर है हमारे पास, और उसको अपन ने वी नॉट पोटेंशियल से चार्ज कर दिया, तो उसके ऊपर जो चार्ज क्यू नॉट है वो सी वी नॉट होगा, और उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया अपन ने विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसको जनरलाइज कर देते, मान लो किसी भी टाइम टी में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है और सर्किट में से करंट आई फ्लो कर रहा है। इफ यू अप्लाई लूप लॉ, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा q/c, वो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से मैच होना चाहिए, q/c इक्वल्स टू L di/dt। क्योंकि सर्किट में खाली यही दो इंस्ट्रूमेंट्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते di/dt विल बी इक्वल्स टू q/LC। और I को अपन क्या लिख सकते, Q मतलब क्या, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे जो चार्ज Q होगा वो टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैपेसिटर पे जो चार्ज Q है वो टाइम के साथ कम हो रहा होगा ना,
कम। और जिस रेट से चार्ज कम होगा वही करंट होगा, तो करंट को एक्चुअली अपन माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इधर। और इक्वेशन में डी आई बाई डी टी आ रहा है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल सी। तो फाइनली देखो इक्वेशन क्या आ रहा है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल सी टाइम्स क्यू। ऐसा टाइप का इक्वेशन कहीं देखा है अपन ने? एसएचएम में भी देखा था, मैग्नेटिक्स में भी देखा था, याद है? आरसी सर्किट नहीं, एसएचएम के इक्वेशन में आता है ना ऐसा टाइप का इक्वेशन। और मैंने तुम लोग को बताया भी था कि ऐसे टाइप के इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसका डेरिवेशन तुम लोग इस स्टेज पे नहीं कर हाँ पाओगे। सर, वो ओमेगा स्क्वायर होगा ना। इसका जो रिजल्ट है वो हिट एंड ट्रायल से अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये होगी, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर को मैं वन अपॉन एल सी लिख सकता हूँ। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी का अंडर रूट। और A मतलब क्या? A मतलब Q की मैक्सिमम वैल्यू। Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो भी इनिशियल चार्ज था वो Q नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा तो मुझे पता ही है। और फाई कैसे निकालेंगे? फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट। तो अगर मैं टाइम को जीरो पुट कर दूं, मुझे बताओ t इक्वल्स टू जीरो पे Q की वैल्यू क्या थी? t इक्वल्स टू जीरो पे Q की वैल्यू Q नॉट थी ना? तो साइन ऑफ फाई विल कम आउट टू बी 1। तो इस केस में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। तो फाइनली इक्वेशन क्या होगा? Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये चार्ज का अपन को फंक्शन मिल गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर हाँ बोलो। सर मतलब अगर मैंने बस एक कैपेसिटर को और एक इंडक्टर को एक सर्किट में डाल दिया तो फिर भी उसमें करंट फ्लो होने लगेगा? हाँ करेक्ट, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज है ना, और चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का मूव नहीं होना सर, मैं मतलब करंट फ्लो अनचार्ज कर। कैपेसिटर बोल रहा हूँ। नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर है तो फ्लो नहीं करेगा करंट। कैपेसिटर पे कुछ तो चार्ज होना चाहिए। अनचार्ज कैपेसिटर है तो चार्ज भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा, इनिशिएट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो दोनों में से एक चीज तो नॉन जीरो होनी चाहिए इनिशियली, नहीं तो फिर सब कुछ जीरो ही रहेगा उस केस में। ठीक है, क्यू नॉट ही जीरो हो जाएगा। करेक्ट, क्यू नॉट ही जीरो हो जाएगा, तो क्यू विल ऑलवेज बी जीरो। सर ये जो चार्ज जो कैपेसिटर से निकल रहा है सर, हाँ बोलो। ये जो चार्ज कैपेसिटर से निकल रहा है वो पूरे सर्किट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर मतलब कुछ? नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, फ्लो कर रहा है सर्किट में। चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है ना, और चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही होगा, कहीं पे भी जंक्शन नहीं आ रहा ना, कहीं पे भी डाइवर्जन नहीं आ रहा, तो करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा होगा पूरे सर्किट में। जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट में करंट अज्यूम करते थे हर एक लूप में। हाँ बोलो, क्या पूछना बट चाहते? हमें चेंज इन करंट चाहिए ना, तो चेंज इन करंट क्यों चाहिए? वो तो यहाँ पे आ गया ना, डी आई बाई डी टी अपन यूज तभी कर तो रहे हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो तो अपन ऑलरेडी उसका ध्यान रख रहे हैं ना इधर। तो करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ओके, करंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है वो अभी तुम इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हो ना खुद से। हमारे पास चार्ज का इक्वेशन आ गया, तो करंट क्या होगा? करंट विल बी माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो मुझे बताओ करंट का फंक्शन कैसा आएगा, कॉज या साइन? करंट का फंक्शन साइन के टर्म्स में आएगा, और इनिशियली करंट कॉज। जीरो था, इनिशियली करंट जीरो था, तो करंट टाइम के साथ बढ़ेगा ना। सबको ये समझ में आया चार्ज का फंक्शन कैसे आया? Q इक्वल्स टू Q नॉट, बट नेगेटिव फंक्शन आएगा ना करंट का। करंट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी ना यार, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आया, और करंट की जो वैल्यू है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी होगी, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो तुम्हें दिख रहा है चार्जेस जो है वो ऑसिलेट करेंगे, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी तो फंक्शन है, तो चार्जेस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग एंड करंट विल आल्सो कीप ऑन ऑसिलेटिंग। ठीक है, इसलिए इसको अपन नाम दे रहे हैं प्लस पाई भी तो आएगा। एलसी ऑसिलेशंस। प्लस पाई क्यों आएगा? कहाँ पे प्लस पाई आएगा?
फेस कांस्टेंट नहीं है? वो तो अपन ने निकाल लिया ना, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आई इस के केस में। ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया ना भाई। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को मैंने कॉस ओमेगा टी लिख अच्छा दिया ना। ओके ओके हाँ हाँ ओके तो ये हमारे पास इक्वेशन आया था, इसको एक बार वापस देख लो। और वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और इस ऐसे टाइप के इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। फाई की वैल्यू निकालने के लिए t इक्वल टू 0 पे चेक करो q किसके इक्वल था, q वाज इक्वल टू q नॉट। तो यहाँ पे ये वैल्यू डालने के बाद q नॉट इक्वल टू a साइन फाई, इसकी ये इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे तो अपन ने ऑलरेडी a को q नॉट मान लिया था, तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई थी। एंड करंट निकालने के लिए dq बाई dt निकाल लो। वी नो दैट एट t इक्वल टू 0 इनिशियली करंट 0 था सर्किट में से, तो करंट को 0 करके भी तुम फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से भी फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, और हमने जो किया वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। वी नो दैट इनिशियली q वाज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, इनिशियली जो भी q था वो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था। एंड यू कैन सी दैट दिस चार्ज विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली with angular frequency of 1 upon under root of LC, राइट। चार्ज और करंट ये दोनों सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेंगे। मतलब पहले कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा, और जैसे जैसे कैपेसिटर में चार्ज कम होगा करंट का बिल्डअप होना शुरू होगा। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सर बोलो। सर मतलब प्लेट पे माइनस क्यू और क्यू में ऑल्टरनेट होता जाएगा? हाँ, दोनों का साइन चेंज होते जाएगा, करेक्ट। अगर किसी समय पे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट था, तो कुछ समय के बाद ऊपर प्लस क्यू और नीचे माइनस क्यू, ऐसा भी हो सकता है। ये ऑसिलेशन होते ही जाएगा, ठीक है। सर और ये जो सर्किट का लूप बन रहा है उसमें कुछ ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा ना सेल्फ इंडक्टेंस से? नहीं, उसका तो अपन ने ध्यान रख लिया ना, कैपेसिटर ने उसे वो तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया ना। एल डी आई बाई डी टी टेक्स केयर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का अपन ने ऑलरेडी फैक्टर ले लिया, एल डी आई बाई डी टी। तो इसके अलावा और कोई इंडक्टेंस तो इंड्यूस नहीं हो सकता। सॉलिनॉइड का था। कैपेसिटर में कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, कैपेसिटर में तो खाली प्लेट्स है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा जो सर्किट है उसे लूप मानेंगे तो वो तो ब्रेक हो गया ना कैपेसिटर की वजह से। करेक्ट, वो लूप ब्रेक हो गया, राइट। ऐसे नहीं, उसका कुछ भी नहीं लेंगे। नहीं तो उसे भी लेना होता। अगर सवाल में वो लोग कुछ अलग से मेंशन कर रहे हैं तो ले सकते हो उसका भी, अदरवाइज ये बड़ा वाला जो सर्किट का लूप है उसका तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। कंपैरेटिवली वो काफी कम होगा कंपेयर टू इंडक्टर का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। तो अनलेस क्वेश्चन में मेंशन है तुम लोग ये चीज नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके सर, तो सर पहले करंट बढ़ेगा फिर कम होगा? हाँ करेक्ट, पहले करंट बढ़ेगा फिर कम होगा, और वैसे ही बढ़ेगा पहले होगा फिर कम फिर बढ़ेगा। ये फंक्शंस है ना अपने पास ऑलरेडी, और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि साइन और कॉस फंक्शन कैसे वेरी करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तुम करंट और चार्ज कैसे वेरी करेगा ये पता लगा सकते हो। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q बाई सी, और इंडक्टर के अक्रॉस L di by dt। Energy stored in the capacitor will be Q square by 2C and energy stored in the inductor will be half Li square। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते, कैपेसिटर का एनर्जी प्लस इंडक्टर का एनर्जी, इन दोनों को ऐड करने पर देखो क्या आ रहा है, Q square by 2C। एक सेकेंड रुको, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते। अपना चार्ज का फंक्शन क्या आया था, Q नॉट cos ओमेगा टी, और करंट का फंक्शन क्या आया था, Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में एनर्जी कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2C, मतलब Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C। ये कैपेसिटर का एनर्जी था, और इंडक्टर का एनर्जी कितना था, हाफ। सर इसमें माइनस एनर्जी में माइनस थोड़ी आएगा,
वो आई में माइनस नहीं लेना। माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ऑलरेडी एक माइनस साइन था, करंट वाज माइनस dq by dt। इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ओके सर। हाफ एल क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अच्छा ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, एल कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एनर्जीज को अगर अपन एड अप करेंगे तो तुम्हें दिख रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉमन आ गया और अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा विच इज 1। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब एलसी ऑसिलेशंस में एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, एनर्जी खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऑसिलेट होती जाएगी। सेम चीज स्प्रिंग मास ऑसिलेशन में भी होता था, एसएचएम का ये कॉन्सेप्ट याद है सबको। इस ब्लॉक को अगर मैं एक्स से कंप्रेस कर दूं तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है और ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों ऑसिलेट करते जाएंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। सिमिलर टाइप की चीज एलसी ऑसिलेशंस में भी हो, कैपेसिटर का जो एनर्जी है और इंडक्टर का जो एनर्जी है इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस खाली दोनों एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। ओके समझ में आया यहाँ तक सबको? सर बोलो। अगर इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस है तो फिर वो डैम्प होता जाएगा ऑसिलेशन। रेजिस्टेंस होगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह बिहेव करेगा, करेक्ट। उस केस में रेजिस्टेंस के थ्रू एनर्जी लॉस होगा हीट के फॉर्म में। ठीक है, देखो एलसी ऑसिलेशंस में अपन ने चार्ज का जो डेरिवेशन देखा था उसको अलग तरीके से भी अपन प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एनर्जी मेथड। वी नो दैट टोटल एनर्जी q स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज कांस्टेंट q नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो करंट को अपन इस फॉर्म में लिख सकते और करंट को अपन माइनस dq बाई dt लिख सकते और dq और q को एक साथ क्लब कर दो और t को अलग ले जाओ, dt को अलग ले जाओ। तो इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे दोनों साइड में, तुम लोग को ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन आता होगा ना, मैथ्स में तुमने सीखा होगा, दिस इज गिवन बाय साइन इनवर्स ऑफ q बाय q नॉट। तो देखो ये वाले प्रूफ में अपन को कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपन ने जो जनरल सोल्यूशन अज्यूम किया था पिछले मेथड में एसएचएम का, अपन को वो भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपन बहुत ही बेसिक से इसको इजीली डिराइव कर पा रहे। तो फाइनली इन इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करेंगे सो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, दोनों के ग्राफ्स ऐसे अपन को दिखाई देंगे। एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड देन फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट and this system is similar to spring mass oscillation. Okay, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखो। In a circuit shown, A and B are the two cells of same EMF but different internal resistance. Find the value of R such that the potential difference across the terminals of cell A is 0 a long time after the key is closed. मुझे बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर वाले ब्रांच को कैसा मानेंगे? आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर वाले ब्रांच को अपन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानेंगे या जीरो रेजिस्टेंस? वायर मानेंगे। वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस। और कैपेसिटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर को ओपन सर्किट इनफाइनाइट और इंडक्टर को एक वायर मान लो। तो ऐसा मानते हुए सर कैपेसिटेंस के अबाउट तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा ना, वैसे भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा बट जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें अपन ये अज्यूम करेंगे ना। हाँ ठीक है सर बट एलसी सर्किट्स में ये करना गलत नहीं है?
क्यों गलत है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब स्टेडी स्टेट अचीव होगी, स्टेडी स्टेट में तो ऐसा मान सकते हैं ना। सर बट मुझे लगा ऑसिलेट कर रहा होता है। अच्छा इसमें रेजिस्टेंस है इसलिए। रेजिस्टेंस है इसीलिए फाइनली एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी ना इधर। देख जब भी लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो अपन अज्यूम करेंगे कि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बेसिक जो अपन ने रूल्स पढ़े थे, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ वही डाउट था मेरा। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो तुम्हें ऑसिलेशन ही मानना पड़ेगा जैसे अपन ने पहले देखा था। बट अगर रेजिस्टेंस है तो फाइनली ये स्टेडी स्टेट आ जाएगी ना। हाँ सर समझ गया। उसके बाद तो आसानी से कर सकते हो। खाली रेजिस्टेंस है तो उनका इक्विवेलेंट ले लो R/2R R/2R। कैपेसिटर वाले ब्रांच को हटा दो और इंडक्टर वाले ब्रांच को एक स्ट्रेट वायर मान लो, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा अपन को। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट मिल गया तो ए के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको E - IR लिख सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना अपन ने ये, और सवाल में कंडीशन दिया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो, उससे तुम्हें R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 volts. It is then connected across an inductor of inductance 0.6 millihenry. What is the current in the circuit at a time when the potential difference across the capacitor is 6 volts? यहाँ पे तुम्हें LC ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये ट्राई करो। कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 volts. तो इस पे जो इनिशियल चार्ज Q0 है वो कितना होगा? 24 माइक्रोकूलम CV. It is then connected across an inductor of inductance 0.6 millihenry. What is the current in the circuit when the potential difference across the capacitor is 6 volts? सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का? एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सर एनर्जी वाला मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी गुड, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल एनर्जी कितना है कैपेसिटर पे? हाफ CV², और इनिशियली करंट 0 था तो हाफ Li² इनिशियली 0 होगा। फाइनली जब फाइनल एनर्जी कितना होगा? हाफ CV2 का स्क्वायर। तो उस समय अगर करंट को मैं I मान लूं तो इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल के अपन I निकाल सकते। V1 विल बी 12 volts एंड V2 विल बी 6 volts। C पता है और L भी पता है, इसको सॉल्व करके I मिल जाएगा ना। बस खाली यूनिट्स का ध्यान रखना। ये सवाल ट्राई करो, एग्जांपल 3। इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, Q और I को अपन इंस्टेंटेनियस चार्ज और करंट अज्यूम कर रहे सर्किट में। It is found that the maximum value of Q is 200 माइक्रोकूलम, मतलब Q0 की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा है कि when Q will be equals to 100 माइक्रोकूलम at this instant what is the value of di by dt। तो यहाँ पे तुम इक्वेशंस की मदद ले सकते हो। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? सब लोग ट्राई कर रहे हो इसको। Q0 sin cos omega t। Q इक्वल्स टू Q0 cos ओमेगा टी, करेक्ट। तो Q की वैल्यू 100 डाल दो उसमें, तो cos ओमेगा टी हाफ आ जाएगा।
दैट मीन्स ओमेगा टी विल बी पाई बाई 3। तो ओमेगा टी मिल गया तो डी आई बाई डी टी भी निकाल सकते हो। क्यू के इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर तुम ये भी यूज कर सकते हो एल डी आई बाई डी टी। ये किसके इक्वल होगा? ये क्यू बाई सी के इक्वल होगा ना। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, तो ऐसे एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस इंस्टेंट पे तुम्हें क्यू की वैल्यू पता है, सो डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एल सी। सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? व्हेन क्यू इज 200 माइक्रोकूलम। हाँ बोलो। सर आपने पहले वाले मेथड में क्यू का वैल्यू 100 डालने के लिए क्यों बोला? यहाँ पे दिया है ना, व्हेन क्यू इज 100। तो जो भी क्यू का फंक्शन था, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे क्यू को 100 डाल देंगे और क्यू नॉट 200 दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू, तो इससे कॉस ओमेगा टी टाइम हाफ आ मिलेगा। जाएगा। तो इससे टाइम मिल जाएगा ना तुम्हें, ओमेगा टी की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके तुम्हें डी आई बाई डी टी भी मिल जाएगा। बट ये काफी लंबा मेथड होगा, उससे बेटर इससे तुम्हें एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके सर, समझ गया। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट ट्राई करो। सर सेकंड में इंटीग्रेट तो जीरो है ना? सेकेंड में तो हाँ जीरो सर, 0 आ रहा है। क्यू इज 200, मतलब क्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उस समय तो करंट जीरो होगा, तो सेकंड का तो आंसर जीरो आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। थर्ड वाला सर अगर मैक्सिमम, जीरो नहीं आया तो मतलब तो फिर हम Li इक्वल टू 5 यूज करते हैं। अच्छा अगर मान ले सेकंड वाले में पूछते वो लोग व्हेन क्यू इज 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते थे ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। इससे आई की वैल्यू मिल जाती। सी पार्ट में क्या करोगे? सी Okay, पार्ट sir. में भी एनर्जी कंजर्वेशन। मुझे बताओ जब करंट मैक्सिमम होगा उस समय चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? व्हेन करंट इज मैक्सिमम, जीरो। उस समय कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, तो उस समय कैपेसिटर का जो भी एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, ये पूरा का पूरा एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया होगा, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें आई मैक्स मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। और वैसे डी पार्ट देखो, व्हेन करंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। डी पार्ट कैसे करोगे? सर ये भी एनर्जी कंजर्वेशन से होता है? अच्छा, पार्ट सी का आंसर डी में यूज कर लेंगे। कर सकते हो। अगर मान लो पार्ट सी नहीं दिया होता, डायरेक्टली पार्ट डी दिया होता, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही कर सकते थे ना डी वाला भी। मुझे बताओ अगर इंडक्टर में करंट मैक्सिमम से हाफ है तो उसमें जो एनर्जी है वो मैक्सिमम का कितना फ्रैक्शन होगा? इंडक्टर के 1/4। अंदर एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट मैक्सिमम का हाफ है तो कहने से उस समय इंडक्टर में जो एनर्जी होगा वो ई मैक्स बाई 4 होगा। इंडक्टर में जो एनर्जी है वो ई मैक्स बाई 4 होगा प्लस कैपेसिटर का एनर्जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई मैक्स के इक्वल आएगा टोटल एनर्जी। तो अगर मान ले सी पार्ट नहीं भी किया होता तो इंडिपेंडेंटली भी तुम डी पार्ट को कर सकते थे ना, क्या उसके लिए तुम्हें अलग से मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती? नहीं जरूरत थी। तो डी पार्ट में कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा वो किसके इक्वल आ रहा? 3/4 टाइम्स द मैक्सिमम, 3/4 टाइम्स ई मैक्स। और कैपेसिटर पे भी जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो कैपेसिटर पे इस समय जो चार्ज होगा वो √3/2 टाइम्स क्यू मैक्स होगा। सबको समझ में आया कि नहीं है?
ऐसे सवालों में एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत इजीली तुम आंसर निकाल सकते हो। ओके, सर नेक्स्ट सवाल। हाँ बोलो सर बोलो अगर बोलो। हमें मल्टीपल इंडक्टर्स या मल्टीपल कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और उनमें डिवीजन ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है तो कैसे निकालेंगे? तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, Q²/2C हाफ Li²। एलसी सर। वो यूज कर लो फॉर्मूला इंडिविजुअल के लिए। Q²/2C लगा दो कैपेसिटर के लिए। उस केस में अगर तुम्हें इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चाहिए एनर्जी, तो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ले लो C, और उस पर जो भी चार्ज Q होगा Q²/2C ये अप्लाई कर दो। और अगर टोटल पूछा है तो तुम इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। इक्विवेलेंट की जगह इंडिविजुअली। करेक्ट, उस केस में इंडिविजुअली कर लो। और अगर टोटल की बात कर रहे हो तो फिर इक्विवेलेंट ले लो सबका। ओके ओके, सर। ऐसे क्वेश्चंस रेजिस्टर्स के साथ भी आएंगे? आ सकते हैं, अपन आगे देखेंगे। अभी अपन एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि पहले ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को 100% समझ में आ जाए। फिर ये वीक में आगे के लेक्चर्स में अपन थोड़े डिफिकल्ट सवाल ही देखने वाले। ठीक है, आज अपन सिलेबस खत्म कर देंगे EMI का। फिर आगे के जो 2-3 लेक्चर्स होंगे ना टॉपिक वाइज टेस्ट से पहले, उसमें अपन और अच्छे लेवल के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग का नेक्स्ट संडे को है ना TWT, या इसी संडे को? यस सर, नेक्स्ट संडे। सर 23rd। 23rd, तो काफी टाइम है, अभी हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 ये ट्राई करो। In the shown electrical network at t less than 0, key was placed on 1 till the capacitor got fully charged. Key is placed on 2 at t equals to 0. Determine the time when the energy in both the capacitor and the inductor will become same for the first time. देखो ये भी आसान सवाल है, खुद से ट्राई करो। पाई सर बाय करंट 2 का ओमेगा। फॉर्मूला क्या है? कितना आ रहा है? π/2 ओमेगा। पाई नहीं नहीं, सॉरी सर, नहीं वो नहीं आया। हमें पता है Q0 की वैल्यू C होगी, तो एंड पाई बाय 3 आएगा ओमेगा। सर देख मुझे लो टोटल एनर्जी कितना होगा। पाई में नहीं आ रहा। कैपेसिटर और इंडक्टर का मिला के टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ C²। और हम चाहते हैं कि ये एनर्जी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। plus half is equal to half C square तो plus half कैपेसिटर पे Li². एनर्जी कितना होगा, E मैक्स का सर 1 हाफ। by I0 sin इनवर्स। साइन इनवर्स स्टैंडर्ड एंगल आ रहा होगा ना। चार्ज कितना होगा, चार्ज विल बी मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स ये आ रहा है। कैपेसिटर पे एनर्जी जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम का हाफ ना। अगर कैपेसिटर पे एनर्जी मैक्सिमम का हाफ है, तो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स होगा, बिकॉज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q²। एंड वी नो दैट Q विल बी इक्वल्स टू Q0 cos ओमेगा t। कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज मैक्सिमम का मैक्सिमम, हाफ क्यू। क्योंकि दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो जो भी मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज लाइक द टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दोनों में E max/2 एनर्जी होगा। हाँ सर ठीक है। और अगर एनर्जी हाफ हो गया कैपेसिटर पे, तो इस पे चार्ज जो है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हो गया होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से cos ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ जाएगी। मतलब ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू π/4। मतलब टाइम इज कमिंग आउट टू बी π/4 ओमेगा। यहाँ पे एक 2 का फैक्टर मिसिंग था इस आंसर में, π/4 ओमेगा। और ओमेगा तो अपन को पता ही है ना, ओमेगा इज 1/LC का अंडर रूट, तो π/4 टाइम्स LC का अंडर रूट, ये अपना फाइनल आंसर होगा।
सबको समझ में आ रहा है ऐसे टाइप के एग्जांपल से कैसे डील करना है? ये सारे बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। सर एक डाउट था बताओ बताओ क्या डाउट है? सब करंट जब जीरो मैक्सिमम हो जाता है, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होता है, तो करंट की डायरेक्शन क्यों बदलती है? अच्छा देख, यहाँ पे मैं देखो बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इनिशियली ये प्लस क्यू नॉट, ये माइनस क्यू नॉट, ये इंडक्टर। करंट का फंक्शन क्या आया था? चार्ज का फंक्शन आया था क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट का फंक्शन आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इनिशियली सिचुएशन क्या होगी? दिस इज टी इक्वल टू जीरो। करंट यहां से टी इक्वल टू टी बाई फोर तक देखते क्या होगा। टी बाई फोर में सिचुएशन क्या होगी? टाइम पीरियड का 1/4। इस समय तक जो चार्ज है कैपेसिटर पे, जो चार्ज है वो जीरो हो गया होगा, और करंट करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रहा है। करंट ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस डायरेक्शन में अचीव कर ली होगी, राइट? ये टी बाई फोर पे ये सिचुएशन होगी, एंड दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी बाई फोर। ये समझ में आया? ये वाला चार्ज क्यू नॉट धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यू नॉट से जीरो हो गया, और ये जो करंट इनिशियली जीरो था वो धीरे धीरे मैक्सिमम हो गया। अभी बात करते हैं टी इक्वल्स टू हाँ टी बाई टू। इस समय सिचुएशन क्या होगी? इस समय सिचुएशन ये होगी, करंट का डायरेक्शन अब भी सेम है। देख, एज पर दिस इक्वेशन करंट का डायरेक्शन टी इक्वल टू जीरो से टी बाई टू तक सेम होगा ना, टाइम पीरियड के हाफ तक। साइन ओमेगा टी का जो साइन है वो सेम होगा। तो यहाँ पे अभी क्या होगा? यहाँ पे अभी चार्जेस ऑपोजिट सेंस में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, और करंट की वैल्यू अब जीरो हो गई एट टी इक्वल टू टी बाई टू। ये सिचुएशन होगा। समझ में आ रहा है? अभी बता, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होना चाहिए? यहां से जब मैं t इक्वल टू थ्री टी बाई फोर तक जाऊंगा तो करंट ऑपोजिट सेंस में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। समझ पा रहा है अभी तू इसको? करंट अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट सेंस में डिपॉजिट हो चुके हैं इधर, तो वापस जब वो डिस्चार्ज होंगे वो ऑपोजिट सेंस में करंट प्रोड्यूस करेगा ना। ये सिचुएशन और स्प्रिंग मास का जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सर टी बाई टू पे ये करंट फ्लो बंद क्यों नहीं हो जाता? टी बाई टू पे एक सर सेकंड, टी बाई फोर पे करंट बंद क्यों नहीं हो जाता फ्लो करना? क्यों बंद होगा? टी बाई फोर पे बंद क्यों होगा? करंट का इक्वेशन क्या आया था? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना। तो टी बाई टू पे तो करंट मैक्सिमम होगा ना, टी बाई फोर पे सॉरी। इंडक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसलिए। टी बाई टू पे करंट मैक्सिमम होगा ना यार। नहीं सॉरी, टी बाई फोर पे करंट मैक्सिमम होगा, टी बाई फोर पे जीरो होगा। व्हेन टाइम इज टी बाई टू उस समय करंट जीरो होगा, एंड व्हेन टाइम इज टी बाई फोर ये जो चार्जेस है वो फ्लो कर रहे हैं ना इधर। इनिशियली करंट जीरो है और जैसे जैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं करंट बढ़ते जा रहे हैं। चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो है जो वो बढ़ते जा रहा है। सर बोलो। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टी बाई फोर पे इंडक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए वो वापस चार्ज होना शुरू हुआ। टी बाई फोर पे नहीं, टी बाई फोर पे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से जीरो हो जाएगा ना इंडक्टर के अक्रॉस। देख, तू ये लॉजिक से भी बोल सकता है कि इस समय जब जिस भी समय कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? क्यू बाई सी, जीरो होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होना चाहिए।
मतलब L di by dt will be 0. तो अगर di by dt 0 है तो I should be maximum. ये लॉजिक से भी बोल सकते हैं ना, करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 होगा. समझ में आ रहा है सबको अभी ये? सर रेट ऑफ चेंज 0 हो गया तो ईएमएफ भी 0 हो गया ना, हाँ तो होना ही है ना वो तो. करंट क्यों फ्लो होगा? रेट ऑफ चेंज 0 हुआ ना. सर बैटरी नहीं होगी तो कैसे? रेट ऑफ चेंज 0 है तो कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर रेट ऑफ चेंज 0 है तो दैट क्वांटिटी इज एक्चुअली मैक्सिमम ना. वो क्वांटिटी थोड़ी 0 बोलेंगे अपन. अगर डी आई बाई डी टी 0 है इसका ये मतलब थोड़ी आई भी 0 हो गया. इसका तो ये मतलब है ना आई मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए. समझ पा रहे हैं? हाँ एक सेकंड रुक जा, मैं इसका देखो एक एनालॉजी देता हूँ. सर एक बार आप इंडक्टर में ईएमएफ का सेंस बताओगे कैसा होगा? बता रहा हूँ देख. इसको एक्चुअली तुम लोग ये वाले एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करो. मान लो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है और इसको मैंने x नॉट से एक्सटेंड किया हुआ है एंड करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे दिस इज द आरसी सर्किट और मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को Q नॉट चार्ज दिया हुआ. ठीक है. कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम एज इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. ये मानता है तू? सर्किट में खाली कैपेसिटर और इंडक्टर है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए ना. तो अगर कैपेसिटर पे हाँ. ऊपर वाला चार्ज, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली अपोजिट चार्ज है, सेंस में ना, मतलब अगर तू सर्किट में लूप लॉ लगा रहा है तो ऑपोजिट सेंस. बट कैपेसिटर का अगर ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे तो इंडक्टर का भी ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लोअर पोटेंशियल पे हाँ होना चाहिए. राइट. इसका मतलब इनिशियली करंट क्या हो रहा है, इनिशियली इंडक्टर जो है वो ऐसे बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाले बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है. मतलब इनिशियली करंट 0 से बढ़ने की कोशिश कर रहा है तभी इंडक्टर ऐसे सेंस में आ रहा है. यस और नो? और अगर तू ये दोनों को कंपेयर कर रहा है, इस टाइम इंस्टेंट को t इक्वल्स टू 0 मान लेते, t इक्वल्स टू t बाई 2, सॉरी t इक्वल्स टू t बाई 4 पे सिचुएशन क्या होगी? ये जो ब्लॉक है वो अपने नेचुरल लेंथ में आ गया होगा और यहाँ पे उसने मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी बट इसका जो एक्सटेंशन है वो 0 हो गया होगा. करस्पॉन्डिंगली सर्किट में जो चार्ज है वो 0 हो गया और जो करंट है उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर ली. राइट. t इक्वल्स टू t बाई 2, ये ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन में चला गया, नेचुरल लेंथ से x नॉट यहाँ पे आ गया, कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम आ गया मगर ऑपोजिट सेंस में. ये प्लस Q नॉट होगा, ये माइनस Q नॉट. ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो गया, सर्किट में करंट 0 हो गया एंड चार्ज इज मैक्सिमम. कंपेयर कर पा रहे हो? और इसके आगे फिर सिचुएशन उल्टी होगी. इसके आगे वापस जब मैं t इक्वल्स टू 3t बाई 4 की बात करूंगा उस समय ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा विद मैक्सिमम वेलोसिटी और यहाँ पे भी करंट मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर लेगा मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पे सिचुएशन ये होगी, दिस विल बी द मैक्सिमम करंट एंड चार्ज विल बी 0. हम लोग को मतलब काइनेटिक एनर्जी को करंट की तरह लेना है, पोटेंशियल एनर्जी को तुम वैसा मान सकते हो, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह. वैसा मान सकते हो तुम एक तरीके से. मैं खाली कंपेयर करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेशन हो रहा है वैसे ही एलसी सर्किट में भी सिमिलर तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है. सबको समझ में आ रहा है अभी ये कंपैरिजन? सर 3t बाई 4 पे 3t बाई 4 पे थ्री टी बाई 4 पे ईएमएफ की सेंस बदल जाती है ना? करेक्ट, ईएमएफ की सेंस बदल जाएगी. बीच के इंटरवल में सेम रहता है 0 से t बाई 4 इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ का सेंस होगा ना तो ऐसे सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं. जो भी चार्ज पॉजिटिव होगा इंडक्टर में वो वाला ईएमएफ का जो सेंस है वो पॉजिटिव होगा. अगर कैपेसिटर के नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्टर को अगर मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस करूं, इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिप्लेस करूं तो ये पॉजिटिव होगा.
और वो लेंस लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी करंट इस सेंस में बढ़ने वाला है, ये वाला करंट इस सेंस में बढ़ने वाला है, तो इसके इंक्रीमेंट को रोकने के लिए, इसके चेंज को रोकने के लिए इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस सेंस में होगा। दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है ना इधर। हाँ बट हमारे लिए बेटर तरीका कौन सा होगा? चार्ज हाँ का साइन। चार्ज के साइन को देखते हुए तू बता सकता है कि इंडक्टर का जो ईएमएफ का सेंस होगा वो किस तरफ होगा। दैट विल बी सेम एज चार्ज का साइन। समझा अभी? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सर वो जो एग्जाम्पल था उसमें हाफ सी स्क्वायर लेके काम क्यों नहीं कर रहा वो, मतलब उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड देखते। थर्ड एग्जांपल ही था ना? सर T/2 पे बदलता है ना? और हाँ, T/2 पे साइन बदलना शुरू हो जाएगा चार्जेस का। हाँ यहाँ पे बताओ क्या डाउट है? निसर्ग तुम कुछ पूछ रहे थे? सर उसमें हाफ सी स्क्वायर लेके क्यों नहीं आ रहा आंसर? ये वाले एग्जांपल में 4 में ई का कोई वैल्यू लेना होगा? नहीं, बट ई के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना आंसर। नहीं वो जो था, हाँ ये वाला। क्या बोलना चाह रहे हो? क्लियरली बोलोगे? 2c की जगह हम लोग हाफ सी भी कर सकते हो, वो भी बाय कर 2c सकते की हो। जगह हाफ सी स्क्वायर लेंगे तो ई का कौन सा वैल्यू लेंगे, वही पूछ रहा हूँ। ई तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ई तो दिया हुआ है इधर। जैसे हमने q इक्वल टू क्यू नॉट बाई रूट 2 लिया, वैसे हम लोग को हम लोग ई का क्या वैल्यू लेंगे? ई भी E/√2 हो जाएगा। मेरा मतलब है हाफ, ई भी 1/√2 टाइम्स हो जाएगा ना, वही पूछ रहा हूँ क्योंकि कैसे एनर्जी होगा। अगर हाफ हो रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इनिशियल का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, उससे भी सेम ही तो आंसर आएगा। तेरा डाउट नहीं समझ रहा मुझे, तू क्या पूछना चाह रहा है? अभी भी है समझ क्या गया, डाउट, या क्लैरिफाई हो गया? क्लैरिफाई हो गया सर, थैंक यू। ओके। ये सवाल देखो। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है अभी सवालों का। सर्किट में 2 कैपेसिटर्स है and the circuit is in the steady state with K1 closed. Initially K1 closed है. At the instant t equals to 0, K1 is open and K2 is closed. t equals to 0 पे अपन ने K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, तो इसके बाद से सर्किट खाली ये वाला ही फॉर्म होगा। जो की को मैंने ओपन किया वो वाला सर्किट तो रिडंडेंट हो जाएगा, और ये सर्किट में खाली कैपेसिटर और इंडक्टर है। सो दिस सर्किट विल स्टार्ट एलसी ऑसिलेशंस। तो उस एलसी ऑसिलेशंस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ओमेगा तो अपन को डायरेक्टली पता है ना कितना होता है ओमेगा। ए पार्ट का आंसर तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ओमेगा इज 1/LC का अंडर रूट, राइट। बी पार्ट का आंसर क्या होगा? Determine the first instant t when energy in the inductor becomes 1/3 of that in the capacitor. बी पार्ट का भी कर लोगे? कंजर्वेशन करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन। तो बी पार्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर अगर मैं एनर्जी x मान लूं तो इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा? x/3। तो x + x/3 should be equals to मैक्सिमम एनर्जी।
तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही, 4x/3 विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम एनर्जी। तो x की वैल्यू 3/4 टाइम्स ई मैक्स आ रही। x मतलब मैंने किसमें एनर्जी माना था x को, x वॉज द एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का अगर एनर्जी मैक्सिमम का 3/4 आ रहा, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम का √3/2 टाइम्स होगा। सर और x क्या है? क्या x क्या लिया है? x को मैंने कैपेसिटर में एनर्जी माना। तो कैपेसिटर में अगर मैं एनर्जी x मान रहा हूं, तो सवाल में जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडक्टर में जो एनर्जी है वो x/3 हो जाएगा। डिटरमाइन द फर्स्ट टाइम व्हेन एनर्जी इन द इंडक्टर बिकम्स 1/3 दैट ऑफ इन द कैपेसिटर। अच्छा ओके सर। तो यहाँ से x मिल गया, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो मिल गया, और चार्ज को तो अपन Q0 टाइम्स cos ओमेगा t लिख सकते, एंड Q इज √3/2 टाइम्स Q0। तो ओमेगा t की वैल्यू π/6 आ जाएगी, एंड टाइम t विल बी इक्वल्स टू π/6 ओमेगा। समझा ये सबको? सी पार्ट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ पार्ट सी का आंसर क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ। सी पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे? कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। कैपेसिटर के प्लेट्स पे उस इंस्टेंट पे चार्ज कितना होगा, √3/2 टाइम्स Q0। तो यहाँ पे अपन को Q0 निकालना पड़ेगा। Q0 मतलब कैपेसिटर पे जो स्टेडी स्टेट चार्ज होगा। तो इनिशियली सर एनर्जी से भी तो निकल जाएगा ना। 20/3 होगा। उसके लिए अपन को ये सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इनिशियली सर्किट बन रहा था ना, ये वाला। 20 कूलेंट माइक्रो कूलेंट। तो इनिशियली ये जो 20 है उसका कितना 3 के अक्रॉस आएगा? अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते और उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते, 10 थे। तो पोटेंशियल किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है? सर अगर रेजिस्टेंस भी तो है। C2 है और ये E है, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा स्टेडी स्टेट में, अगर रेजिस्टेंस जीरो नहीं भी है तो स्टेडी स्टेट में तो करंट जीरो होगा ना। तो जो भी पोटेंशियल E होगा वो इन दोनों कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। V1 की वैल्यू क्या लिखो, C1/C1 प्लस C2 टाइम्स E या C2/C1 प्लस C2 टाइम्स E? C1/C1 प्लस C2। C2/C1 प्लस C2 टाइम्स। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना कैपेसिटर्स में, भूल गए सब लोग? याद है ये सबको? तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करना। कहाँ गया वो एग्जाम्पल? अपन कौन से एग्जाम्पल पे थे? 5। इसका नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। तो 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो 6/6 प्लस 3 टाइम्स 20, मतलब 2/3 टाइम्स 20 मतलब 40/3 होगा। तो इनिशियल Q0 की जो वैल्यू है वो C1 इंटू V1, 3 इंटू 40/3, 40 माइक्रोकूलम होगा। तो चार्ज Q कितना होगा, √3/2 टाइम्स 40 माइक्रोकूलम, 20 √3 माइक्रोकूलम। ये आंसर आ जाएगा सी पार्ट के लिए। ये सवाल देखो, आई थिंक ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, ये अपन ने किया था पहले ऐसे टाइप का सवाल। ये खुद से ट्राई करना। फ्लक्स निकाल लो, इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकालना तुम्हें आता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो फ्रेम के अंदर ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फ्रेम के अंदर जो हीट डेवलप्ड है उसके लिए तुम E²/R टाइम्स dt इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो।
आई थिंक इसके आगे के एग्जांपल्स, इतने ही एग्जांपल्स अभी के लिए मैंने बनाए। मैं तुम लोग को और एग्जांपल्स मैसेज कर दूंगा, वो ट्राई करना। और अगले लेक्चर में अपन ये सारे एग्जांपल्स के डाउट्स डिस्कस करेंगे और अच्छे लेवल के फिर मैं तुम्हें एग्जांपल्स क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थियोरी इतना ही था। बुकलेट भी सॉल्व करना शुरू कर दो पेज का, और मैं जो तुम लोग को पीडीएफ भेज रहा हूँ उसके भी एग्जांपल सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते। बाय एवरीवन, टेक केयर। सर बुकलेट पूरा सॉल्व कर सकते हैं ना? बुकलेट हाँ कर सकते हो, पूरा स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। ठीक है, और उसका डाउट लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा? अच्छा ये वीक में भी शायद तुम्हारे साथ डाउट लेक्चर है मेरा ऑफिशियली। कौन से डे को है वो कोई कंफर्म कर सकता है? तुम लोगों ने अपना डाउट लेक्चर का टाइम टेबल देखा है क्या? हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। एक सेकंड रुको, मुझे हाँ चेक सर। करना है। हाँ सर, एक सेकंड चेक करने में। कोई तो डे है जिसमें सारे सपोर्ट बैचेस का एक साथ डाउट है। थर्सडे को है और फ्राइडे को है शायद। अच्छा कल ही है। कल 4 से 6 के बीच में। वेडनेसडे को है सर। हाँ कल। तो अगर तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो तुम कल पूछ सकते हो। कल 4 से 6 में अवेलेबल रहूंगा। तुम लोग को लिंक आज रात तक मिल जाएगा। ठीक है, और सर बाकी बट कल अपना तक क्या सॉल्व कर पाएंगे हम? कल तक कुछ नहीं तो कर आप जो पाते। आज एग्जांपल्स भेजे थे उसी को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ मैं जो आज एग्जाम्पल भेजूंगा वही सॉल्व कर लो। और अगर तुम्हें पिछले टॉपिक से भी तुम्हारे कोई डाउट्स पाइल अप हो गए तो तुम वो भी पूछ सकते हो। बाकी के जो डाउट्स है वो अपन संडे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। संडे को अपना नेक्स्ट लेक्चर है, तो उसमें अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उस पर मैं तुम्हें जो भी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो सॉल्व कर लो। उसके डाउट संडे को पूछ लेना, और फिर उसके बाद अपन संडे को ही और अच्छे लेवल के सवाल भी देखेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और पेज का बुकलेट भी सॉल्व करना शुरू कर दो। सर थियरी खत्म हो गया पूरा। सर थियरी खत्म हो गया। हाँ थियरी वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी खाली एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने अपन को। ठीक है, सब बुकलेट में तो एसी करंट का भी है ना, आपने बोला तो हाँ वो next पता है, कैसे वो चलेगा? वाला पार्ट तुम्हें स्किप करना होगा, वो तुम्हें पढ़ के समझ में आ जाएगा। रे सो वो आ रहा है, मेजर टेस्ट में है। एसी करंट्स, एसी सर्किट नहीं है मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में खाली ये EMI लास्ट चैप्टर था। मेजर टेस्ट के लिए लास्ट चैप्टर। हाँ ठीक है, और दूसरे ट्रैक से शायद रे ऑप्टिक्स भी आ रहा है मेजर टेस्ट पे, तो उस पर भी फोकस रखो, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कुछ पूछना है? ओके चलो नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल डाउट्स पूछ लेना, संडे को फिर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।